নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। বিশ্বব্যাপী মহামারীর ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন শহরের বিভিন্ন মল এবং সার্বজনিক স্থানে অভিযান চালায়। এই সময় লোকেরা মাস্ক পরেছে কিনা বা মলে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা এই বিষয়ে নজরদারি করা হয়। এই সময় শহরের বড় বড় মল সঞ্চালকদের আটক করা হয়। এডিএম ল অ্যান্ড অর্ডার নন্দকিশোর লাল সহ পুলিশ কর্মী এবং জেনেসির কর্মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পুরো শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে লোকেদের মাস্ক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এই সময় বিনা মাস্কে ঘোরাঘুরি করা লোকেদের তীব্রভাবে তিরস্কার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। बच्चा से क्या पूछ रही हैं? आप बच्चे को समझा रहे हैं, बताइए आपको समझा रहे हैं। आप उसको देखिए, आप जगह जाइए, आप देखिए, हर जगह जाइए, आपको नहीं गिरा दिया। जाइए जाइए रुमाल लग दे, रुमाल के राइट साइड में वहां पर हो गया। গৌড় বস্তিতে গুন্ডা বদমাশদের অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। সত্যবান গৌড় এবং তার সহযোগী গুন্ডারা ভোর 3:45 নাগাদ সাংঘাতিকভাবে পাথর ছুঁড়ে মানব বিকাশ সমিতির চেয়ারম্যান ওমকার নাথ সিং এর বাড়িতে এই নিয়ে চতুর্থবার হামলা চালায়। কিছু অসামাজিক লোকেদের দ্বারা কৃষ্ণনগর রোড নম্বর 1 গৌড় বস্তি কার্যালয়ে এবং পার্টি অফিসেও পাথর ছুঁড়ে হামলা করা হয়। ওমকারনাথ সিং বলেছেন যে তিনি 2004 থেকে পরিবারের সাথে এখানে বসবাস করছেন এবং এটি তার উপর চতুর্থবার মারাত্মক আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে ভোর 3:45 নাগাদ 10 জন বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়েছিল, যার মধ্যে 3 জন ব্যক্তি তরোয়াল ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার বাড়িতে হামলা চালায়, যার মধ্যে একজন সত্যবান গৌড় বলে জানা গেছে, যার সূচনা তিনি মানগো থানায় দিয়েছেন। তিনি বলেন যে তাকে হত্যা করার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে এবং এর আগেও তার উপরে হামলা করা হয়েছিল, যার অভিযোগে সত্যবান গৌড় জেলে গেছেন। তবে বেলে ছাড়া পাওয়ার পর পুনরায় তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দেয়, অন্যথায় হত্যা করার কথা বলে। क्या घटना है ये? असल मैं मानगो विकास समिति का अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह सामाजिक कार्यों में हमेशा लगा रहता हूं और सबसे शासन प्रशासन से हमारा कॉर्डियल रिलेशन है। अब हमारे और हमारे परिवार को क्षति पहुंचाने की लगातार कोशिश जारी है। आज सुबह 3:45 पे मेरे घर पे सत्यवान गौड़, उसके पिता निर्मल गौड़, उसका भाई सरवन गौड़ इत्यादि जितने भी लोग हैं 10-20 की संख्या में आकर पत्थरबाजी किए और हमको और हमारी पत्नी को जान मारने की नीयत से दौड़ाए। हम लोग जो है किसी भी तरह से छुप के जान बचा के और घर में भागे और प्रशासन को खबर किया। पुलिस तुरंत आई और कार्रवाई शुरू की है। बाद में हम लोगों को पता चला कि वही व्यक्ति जो है, यही लोग जो है कांग्रेस कार्यालय में भी जाके तोड़फोड़ किए हैं। खैर, कांग्रेस कार्यालय का जो मामला है वो व्यक्तिगत है या किसी पार्टी का है, उससे मुझे नहीं कहना है, लेकिन मेरे परिवार को लगातार क्षति पहुंचाने, जान से मारने मेरी रेकी की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही हम पेशाब करने के लिए उठे थे तो उस समय कोई लोग सड़क पे खड़े थे। हमने कहा कि सड़क है भाई, आने जाने वाले लोग आते जाते होंगे, लेकिन जैसे ही मैं आके अभी गेट बंद ही कर रहा हूँ कि उसी बीच हमारे घर पे भयंकर पथराव हुआ है और हरवा हथियार के साथ से लैस होकर और लोग हमारी और हमारे पत्नी की जान मारने की नीयत से हमला किए। ये घटना लगातार घट रही है। मैं शासन प्रशासन को हमेशा सूचित करता रहा हूँ। शासन प्रशासन ने पता नहीं अब तक कितनी कार्रवाई की है, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी भी हम लोगों की जान जा सकती है। हमारे परिवार के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ ये सामाजिक कार्य करने का दुष्परिणाम हमको मिल रहा है। लोग दारू पीते हैं खुले में, जुआ खेलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, जिसका मैं एक सभ्य नागरिक होने के नाते विरोध करता हूं और इसी विरोध को लेके बहुत दिन से मेरे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछली बार मेरे घर पे हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे सामानों को तोड़ फोड़ किया गया था और हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था।
हम लोगों का कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके बाद हमारे घर से बहुत सारे कीमती सामान भी उठा के लेके लोग चले गए थे जबरन। अभी वो घटना ख़त्म भी नहीं हुई कि वही आदमी जेल गया था, पुलिस ने उसको पकड़ के जेल भेजा था। अब वही आदमी फिर से एक संगठित गिरोह संचालित कर रहा है और संगठित गिरोह के माध्यम से हम लोगों के घर पे हमला करा रहा है ताकि हम लोग घर द्वार बेच के चले जाएं। यहाँ हम लोगों का रहना मुश्किल है, जीना हराम है। हम प्रशासन से ये बार बार आग्रह करते हैं कि अगर हमको सुरक्षा नहीं दी गई तो मैं आदरणीय डीसी साहब, ज़िले के सीनियर एसपी और ज़िले के सिटी एसपी के यहाँ जाके ही मैं उनके कार्यालय में ही अपने परिवार के साथ बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये लगातार मुझको टारगेट करके जो किया जा रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है और मेरी रेकी की जा रही है। मैं सिटी एसपी से मिल के पहले भी इस बात की सूचना दे चुका हूं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ खास नहीं है बोल के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है और इस मनोबल के चलते हमारा और हमारा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं। করোনা সংক্রমণের কারণে 7 মাসের লকডাউনের জন্য বহু লোকের পরিস্থিতি অত্যন্ত দয়নীয় হয়ে পড়েছে। তারা শ্রমিক হোক বা কোনো সংস্থায় মধ্যবিত্ত কর্মচারী, সকলের পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এর মধ্যে বাস চালকও রয়েছেন। সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দ্বারা জারি করা নির্দেশিকায় বাস পরিচালন সেবা শুরু করা হয়েছে। তবে এই মহামারীর কারণে 7 মাস ধরে ঘরে বসে বেকার চালকের অবস্থার উন্নতি এখনো হয়নি। গত 7 মাসে তাদের জমা পুঁজি শেষ হওয়ার পরে লোকেরা তাদের পরিবারের ভরণ পোষণ চালানোর কারণে ঋণে ডুবে যায়। অনেকে ভেঙে পড়েছেন এবং অনেকে এখনো এর সাথে লড়াই করছেন। এখন চালকরা আবেদন করেছেন যেন সরকার তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। प्रदीप जी, क्या स्थिति है अभी बसों का, जिस तरह से आप लोग चालक भी हैं, और क्या स्थिति? पोजीशन तो बहुत खराब है अभी। जब तक स्कूल कॉलेज ट्रेन वगैरह नहीं, लोकल ट्रेन नहीं चालू होगी, चारों तरफ की मिनी बजे कोच बस उस नहीं चालू होगी तो अभी तक बहुत हालत खराब है मिनी बस का। स्टाफ लोग का भी एक दिन चलाना है गाड़ी, एक दिन नहीं चलना, दिन भर में सिर्फ गाड़ी होता है। परिवार कैसे चल रहा है आप लोग? परिवार वो इसी में ठुकुर ठाकर चलाते हैं हम लोग। बस का परिचालन किस तरह से हो रहा है अभी? चालन तो बहुत खराब है। कैसे गाड़ी निकलती है? हाँ? एक बस कैसे निकलती है अभी? एक बस कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रहती है, तब जाके सवारी होती है 20 22 25 ऐसे। इसी में गुजारा करना पड़ता है। 1.5-2 घंटा लग जाती है। कोई गाड़ी को तो 1.5-2 घंटा भी लग जाती है, तो 16 20 सवारी होने में। तो सरकार से क्या आग्रह करेंगे कि इस तरह की? सरकार से आग्रह करेंगे ही कि ट्रेन जैसे हो गया, कुछ भी मैंने लोकल ट्रेन हो गया, उसके बाद कॉलेज वॉलेज हो गया, स्कूल कॉलेज कुछ भी चालू हो जाए। स्कूल कॉलेज भी जैसे मैंने आपका कॉलेज स्कूल हो जाए, जैसे छोटा बच्चा का नहीं, जैसे बड़ा है 8 क्लास 9 क्लास का भी वो चालू हो जाए तो आना जाना होगा, तो कम से कम उसमें भी कुछ गुजारा होगा मेरी बस चालक। कब से अब इस तरह का स्थिति आया आप लोगों? स्थिति तो लॉकडाउन के बाद से तो यही स्थिति है। कुछ गाड़ी चालू हो गई है लेकिन सवारी नहीं है रोड में। आदमी भी डर से भी नहीं निकल रहा है कोरोना का चक्कर में। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार यादव, कांडरा। हाँ, क्या स्थिति है बसों का भी, किस तरह से चालान हो रहा है, परिचालन कर रहे हैं आप लोग गाड़ी को? परिचालन क्या होगा, यही हो रहा है कि गाड़ी सुबह 7 बजे लग रही है तो गाड़ी 8 बजे 8:30 बजे खुल रही है। पहला गाड़ी 1-1.5 घंटा में सवारी होता है, सीट भरता है, तब गाड़ी खुलता है। पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले क्या था कि हर गाड़ी 5 मिनट में खुलती थी, सवारी हो चाहे ना हो। अभी टाइम टेबल का कोई वैल्यू नहीं। सवारी होगी तो गाड़ी जाएगी, नहीं होगी तो गाड़ी खड़ी। यही सिस्टम चल रहा है। अभी किस किस रूट की बसें चल रही है और क्या स्थिति है बसों का? अभी तो गोविंदपुर और स्टेशन रोड के बसें कुछ चल रही है, साक्षी काटरा चल रही है, बाद बाकी तो सब अभी बंदे हैं। स्टेशन परसों भी नहीं चल रही है, साक्षी डिमना नहीं चल रही है, राहड़गोड़ा का नहीं चल रही है, टिड़को का नहीं चल रही है। और क्या मिनी बस का स्थिति अभी बहुत दयनीय हो गया। दिन भर में आते हैं हम लोग, घर से सुबह आते हैं, शाम को एक ट्रिप करके जाते हैं। कांडरा रोड में एक ट्रिप से ज़्यादा गाड़ी होती ही नहीं है। एक ट्रिप में क्या घर परिवार चलेगा? 150 रुपया कमाई होता है, 100 रुपया भाड़ा खर्चा होता है। कैसे होगा बताइए? क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार गुप्ता, छोटा गोविंदपुर में रहते हैं।
গীতিলতা মেন রোডের পাশের ছোট জলের টাওয়ারটি গত 6 মাস ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, যার কারণে গ্রামবাসীদের 1 কিলোমিটার দূরের থেকে জল আনতে হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য একটি কুয়ো রয়েছে, তবে পানীয় জল আনার জন্য অনেক দূরে যেতে হয়, যার কারণে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। বহুবার পিএইচডি বিভাগকে অবহিত করা হলেও এখনো পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি। এর জন্য গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে। पीने का बहुत असुविधा है, बहुत दूर जाना पड़ता है। लड़के लोग को कोई गाँव में अगर कुछ हो जाता है, लगता है कामन का पानी लाने का बहुत असुविधा होता है। मुखिया को सबको वार्ड मेंबर गाँव का है, सब लोग को ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई कुछ चलता है, इतना दूर पानी लाना कोई किसी का थोड़ी लगे, अपना जो पर्सनल और कोई देता नहीं। सरकार को यहाँ मुखिया भी ध्यान नहीं दे रहा, वार्ड मेंबर भी ध्यान नहीं दे रहा, प्रधान भी ध्यान नहीं दे रहा, कुछ ध्यान नहीं दे रहा। 6 महीने से ज़्यादा हो गया। मशीन आया था खोलने, कौन खोल के लेके दिया, वही लोग आया था बनाने के लिए। मशीन भी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, नल भी कुछ सुविधा नहीं दे रहा हम लोग को। जब जिस टाइम में वोट होगा तो वोट दो करता है, ऐसे में थोड़ी कोई जनता वोट देगा। तो पानी का सुविधा करेगा तो जनता के लिए। पानी कहाँ से ला रहे हैं अभी? तो पानी होता है 1 किलोमीटर, नल है उधर, वहाँ से लाना पड़ता है। महीना हो गया, ये मीनार खराब हुआ और हम लोग यहाँ स्कूल तरफ जाते हैं, यहाँ से कुआं से लाते हैं पानी, और पीने का भी बहुत तकलीफ हो रहा है और कुछ करने से भी तकलीफ हो रहा है। कितना दूर से पानी लाने जाते हैं आप लोग? 6 महीना हो गया। 1 किलोमीटर बोला ना, 1 किलोमीटर इधर स्कूल तरफ नहीं हो, आधा পোটকা ব্লকের অন্তর্গত বৃহৎ বহুমাত্রিক সহযোগিতা সমিতি কোয়ালিতে সমিতির অধ্যক্ষ আচুবা মাহালির সভাপতিত্বে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পোটকা সহকারিতা আন্দোলনের জনক বিএন সিং এর মৃত্যুতে একটি শোক সভার আয়োজন করা হয়। সভাতে সর্বপ্রথম তার ছবিতে উপস্থিত সকল কৃষক এবং সমাজসেবীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তার বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য 2 মিনিট নীরবতা পালন করেন। কৃষক নেতা শ্রী লক্ষণচন্দ্র মণ্ডল সভা পরিচালনা করে তার ব্যক্তিত্ব এবং কোয়ালি লেন্সে তার অবদানের কথা বলেছেন। কোয়ালি ল্যান্সের সভাপতি শ্রী আচুবা মাহালি, টাংরাইন ল্যান্সের সভাপতি জয়হরি সিং মুন্ডা, বিজেপি নেতা মনোজ সর্দার, প্রাক্তন মুখিয়া শরৎ সিং দেব তার অবদানের উপরে আলোকপাত করে তার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের সংকল্প করেছেন। টাটানগর রেল স্টেশনকে হাইটেক স্টেশন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্ম সহ পুরো স্টেশন পরিসরটি এখন এক নতুন রূপে দেখা যাবে। তাছাড়া এসকেলেটরের সাথে লিফটও লাগানো হবে। এছাড়াও টাটানগরের স্টেশনের পার্কিংকেও হাইটেক করা হচ্ছে। একই সাথে টাটানগরের স্টেশনে প্রবেশ ও প্রস্থান করার জন্য আরও 8টি গেট তৈরি করা হবে, যাতে যাত্রীদের ট্রেন ধরতে বা ট্রেন থেকে নেমে বাইরে বেরোতে সমস্যা না হয়। সমস্ত প্ল্যাটফর্মে পানীয় জলের মেশিন ইনস্টল করা হচ্ছে। ফুড স্টলেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। টাটানগর রেল স্টেশনকে হাইটেক স্টেশন করার প্রক্রিয়াটি দ্রুত গতিতে শুরু হয়ে গেছে। यात्री सुविधा के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं सर? और देखिए, यात्री सुविधा में हम लोगों ने 2 फुट ओवर ब्रिज ऑलरेडी यहाँ पर सैंक्शन कर रखा है। एक का एक्सटेंशन सेकेंड एंट्री की तरफ हो रहा है। एक आपको खड़गपुर एंड में अभी पाइलिंग शुरू हो चुका है, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो फुट ओवर ब्रिज जो 3 मीटर चौड़ा है और काफ़ी ईज आउट कर देगा, वो हमने प्लान किया हुआ है। उसके साथ ही साथ आपको सेकेंड एंट्री पर रिसर्फेसिंग का काम हो रहा है। यहाँ भी आपने देखा जो पार्किंग एरिया था उसका डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए प्रयास कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में सीटिंग अरेंजमेंट्स बढ़े भी हैं। इसके साथ ही साथ हमें डोनेशन में कुछ वाटर बूथ्स मिल रहे हैं, वो भी हम लोग इंस्टॉल कराएंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़। देखिए, टाटानगर तो एक ऑलरेडी ब्लेस्ड स्टेशन है डिवीज़न का, जिसके पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं और बाकी भी हम जो प्रयास है, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ जो कंजेशन का मैटर है वो डिकंजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपको बोथ साइड एंट्री एग्जिट मिल जाएगा, दूसरा आपके वाइडर एफओवीज मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ दोनों एफओवीज में एक्सकलेटर्स और इसकी प्लानिंग है लिफ्ट की, तो ऑब्वियसली ये सब इम्प्रूवमेंट आएगा जी। টাটা স্টিল কোম্পানিতে সরাসরি বহালির দাবিতে জামশেদপুরের দলিত পরিবারগুলি ঝাড়খণ্ড মজদুর ইউনিয়ন কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে দিয়েছে। 25শে নভেম্বর জেলা সদরে এই বিষয়ে বিশাল প্রতিবাদ প্রদর্শন করার ঘোষণা করা হয়েছে।
জামশেদপুর শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শহরের দলিত পরিবারগুলির অগ্রিম ভূমিকা সত্ত্বেও টাটা স্টিল অধিকৃত বিভিন্ন অনুমোদিত সংস্থা সহ টিএমএইচ বেসরকারি সংস্থা এবং ঠিকাদারদের মাধ্যমে বহালি করা হয়, যার প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ড মজদুর ইউনিয়ন বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছে, যার বিষয়ে ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি দুলাল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে জামশেদপুরের সার্কিট হাউসে কর্মীদের সাথে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं 25 नवंबर जिला मुख्यालय में हमारे 30 साल से बाप दादाओं का जो सर्विस बुक का अवहेलना हो रहा है, टाटा स्टील एवं उनके जितने भी सहयोगी कंपनी हैं, सारे कंपनी में जो नेचर और परमानेंट जॉब का काम को वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में करा रहा है और हमारे लोगों को ठग रहा है। कोई बॉम्बे से आकर ठेकेदार, कोई कलकत्ता से आकर, कोई चेन्नई से आकर औने पौने दर में करा करके हमारे लोगों को शोषण हो रहा है, जो कि ये महादलितों में दलित है। और इसका काम को सीधी बहाली, इस पर कोई टेक्निकल या किसी भी तरह से परीक्षा लेने का फिजिकली आप देखिए और इसकी सीधी बहाली करिए। हम टाटा प्रबंधक से उनके सारे जो टाटा वर्कर्स यूनियन, जो टाटा कंपनी का एक पॉकेट यूनियन बना हुआ, ये आज तक हमारे दलित समाज के लिए कोई भी तरह से एक पहल भी नहीं किया। 3 दशक हो गया, 30 साल हो गया, आज बेचारा दर दर भटक रहा है, लोग क्वार्टर नहीं है, खाने के लिए मोहताज है। और इतना बड़ा महामारी, कोरोना के महामारी में आज इन मजदूरों को खोजा गया और इनसे पूरा, इन मजदूर इतने महान है कि बेचारे पूरी सर्विस दिए। ये मजदूर को किस तरह से लोग सस्ते दर पे मजदूरी करा रहा है, यही तो एक जो संवैधानिक रूप से ये बहुत बड़े अपराध है। इसी पर लेकर के हम लोग चरणबद्ध आंदोलन किए। 3 तारीख को जो है, 3 नवंबर को हम लोग डीएलसी का घेराव किए और 25 तारीख की तैयारी है। 25 तारीख की तैयारी में जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, वो सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, जो इससे संबंधित हैं, जो ठेका में काम कराया जा रहा वो लोग आएंगे, जो जिनके रजिस्ट्रेशन है वो लोग आएंगे। ये दलितों के सीधी सर्विस के लड़ाई है और झारखंड मजदूर यूनियन इसका लड़ाई लड़ रहा है और चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई को जल्दी हार नहीं मानने वाले हम लोग, आर पार की लड़ाई होगा। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो पूरा ठप रहेगा, नाली जाम रहेगा, पूरे सड़के में हर जगह से बदबू दिखेगा। इसलिए जिला प्रशासन इसको बहुत ही हल्के में ना ले, या टाटा प्रबंधक इसको हल्के में ना ले। জামশেদপুরে বাগবেড়াস্থিত লোহিয়া ভবনে পদ্মশ্রী স্বর্গীয় অধ্যাপক দিগম্বর হাসদার প্রতি পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং তার করা কাজকে তাদের জীবনে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি নেন। সকলে স্বর্গীয় দিগম্বর হাসদার ছবিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে 2 মিনিট নীরবতা পালন করে অধ্যাপক দিগম্বর হাসদার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এই সময় জেলা পরিষদ সদস্য সহ পুরো বাগবেড়া এলাকার মুখিয়া ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। सिद्धू कानू मैदान के पास पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी का निधन हो गया था, जो पद्मश्री के साथ साथ कई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्व थे। आज हम लोग बागबेड़ा के तमाम पंचायत प्रतिनिधिगण, हमारे इस क्षेत्र की सभी मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, हम तमाम लोगों ने आज लोहिया भवन में प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी को
के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया। हम सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। 2 मिनट का मौन जुलूस रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। और प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी जो संथाली भाषा के लिए काफ़ी कुछ किए और इस झारखंड के लिए भी उन्होंने अपनी बहुत सारी योगदान दी। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी हम तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के दिलों पे हमेशा राज करेंगे और हमेशा हम लोगों को याद आएंगे। বিজেপি বারডি মন্ডলের অন্তর্গত ভারতীয় জনতা পার্টি তফসিলি জাতি মোর্চা জামশেদপুর মহানগর সভাপতি বিমল বৈঠার নেতৃত্বে ঝলকারি বাইয়ের জয়ন্তী পালন করা হয়, যেখানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সহসভাপতি রঘুবর দাস, ভারতীয় জনতা পার্টি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মুখপাত্র শ্রী কুণাল সারেঙ্গী এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস মিডিয়ায় বলেন যে মহিলাদের সম্মান করা অত্যন্ত জরুরি। ঝলকারি বাইয়ের অনুপ্রেরণাতে মহিলারা কেবল ঘরেই নয়, তারা রাস্তায় কঠোরভাবে সংঘর্ষ করতে পারে। এই অবসরে রঘুবর দাস সেই সমস্ত মহিলাদের যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে তাদের সম্মানিত করেন। महानगर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर के तहत आज ललकारी बाई जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारी शहीद वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हम कहें कि मेन कमांडर ललकारी बाई थी, जिन्होंने 27 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। ऐसी वीरांगनाओं के प्रति आज उनकी जयंती है। आज हम सबों ने अनुसूचित जनजाति मोहल्ला में हम लोग ने जयंती मनाई और जयंती मनाकर हम लोग ने उनके जो किए हुए कृति है उनको याद करते हुए अन्य लोगों से भी आज अपील की गई। हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला। और आज देश में अनेक विघटनकारी शक्तियाँ, अलगाववादी शक्तियाँ समाज को, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसी शक्तियाँ ही काफ़ी समाज को दिग्भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा और सभी लोग की जिम्मेदारी है कि देश की एकता अखंडता बने रहे, देश एक रहे, नेक रहे। और जिस तरह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान प्रतिष्ठा गौरव बढ़े, तो भारत आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बने, इसके लिए हम सब देशवासी एक रहें और देश हमारे लिए प्राथमिकता है। जिस देश के लिए ललकारी बाई ने 27 वर्ष की उम्र में शहीद हुई, उनकी शहादत को हम याद रखें और देश को एक रखें, कोई शक्तियां हमें तोड़ ना पाए, ये आज सबने संकल्प लिया।